जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक है। आज टॉपिक पढ़ते हैं जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बैकग्राउंड के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे 4 वीडियोस हो चुके हैं। ये 5वीं वीडियोस हैं जहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट, कुछ चार्टर एक्ट के बारे में जब पढ़ रहे थे, वही एक्ट के अंतर्गत जब आते हैं तो 5वीं क्लास के अंतर्गत हमारा टॉपिक आता है 8053 का चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8058 और इंडियन काउंसिल एक्ट 8061 और एक्ट ऑफ 8065, एक्ट ऑफ 8069 और रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 8076। ये सभी अधिनियम से, और जहाँ पे ये अधिनियम, ये एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। और ये एक्ट को बारे में पढ़ेंगे, बोथ लैंग्वेज में पढ़ेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज लिखी जो गई है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, पर इसे समझाएंगे हिंदी में। ठीक है। अच्छी तरह से हिंदी में भी समझेंगे और अच्छी तरह से, और जहाँ पे हिंदी लिखना होगा वहाँ पे हिंदी भी हम लिखेंगे। ठीक है। और अच्छी तरह से समझेंगे इस अधिनियम को। आज अधिनियम चलते हैं और पढ़ते हैं इस अधिनियम को। इसके पहले वाला जितने भी टॉपिक थे, जितने भी टॉपिक है होंगे, वह सभी अच्छे से समझ में आया होंगे, आप आए होंगे आपको। ठीक है। ये कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को भी अच्छी तरह से हम बताएं, जहाँ से आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझकर जो एग्ज़ाम पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है। आइए पढ़ते हैं टॉपिक 8053 के चार्टर अधिनियम। ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये अधिनियम कहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश्ड। मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश के बारे में बात करता है, जहाँ पे विधान परिषद का गठन की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही जहाँ पे विधान परिषद की गठन की जाती है। ठीक है। विधान परिषद की गठन की जाती है। अब विधान परिषद क्या होता है? क्योंकि विधान परिषद क्या होता है, पहले जो ब्रिटिश कंपनीज थी वह, जैसे अभी हम बात करते हैं तो अभी हमारे प्रांत में मीन्स हमारे स्टेट में विधान परिषद पहले तो स्टेट नहीं थी, एक ही चीज़ें थी जहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। जहाँ पे उनका मेन हेड था, वहाँ पे गठन की गई थी, जिसका नाम था लेजिस्लेटिव काउंसिल की एस्टैब्लिश की गई थी, जिसे बोलते विधान परिषद की गठन की गई थी। ठीक है। जब विधान परिषद का गठन हुआ तो विधान परिषद का गठन क्या होता है? विधान परिषद का गठन किस लिए होता है कि अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग काम किया जाए, अलग अलग इसके मंत्री होंगे, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग चीज़ों पे काम किया जाए। इसके लिए ही विधान परिषद की गठन की जाती है। विधान परिषद की स्थापना की जाती है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। जब ये अधिनियम के तहत जब विधान परिषद की स्थापना होती है, विधान परिषद की स्थापना होती है तो विधायिक कार्य भी होंगे और कुछ प्रशासनिक कार्य भी होंगे। तो दोनों को कार्य को अलग अलग कर दिया गया। दोनों के कार्य को क्या किया गया? अलग किया गया। मतलब जो विधान परिषद की जो कार्य है, जो प्रशासनिक कार्य है, दोनों को कार्य को अलग सेपरेट की गई। क्योंकि अगर दोनों एक साथ में रहेंगे, दोनों के बीच इंटरफेयर होगी, और इंटरफेयर होगी तो कोई भी कार्य वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिस कारण विधान परिषद की जो कार्य था और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो कार्य था, ठीक है, जो काम था, वो दोनों को काम को अलग कर दी गई। मीन्स करा कि जो विधायिक परिषद की जो कार्य कर रहा था और जो प्रशासनिक कार्य था, ये दोनों कार्य को अलग किया गया। ठीक है। जैसे अभी की बारे में बात करते हैं तो मंत्री परिषद, जो मंत्री होते हैं हमारे स्टेट में, इनकी कार्य अलग होता है, और जो पुलिस प्रशासन होती है इनके कार्य अलग होता है। ये दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं, जिस कारण ये बातें भी यहाँ पे हो रही है। ये दोनों को अलग की गई, जहाँ पे ये दोनों के बीच में कोई भी इंटरफेयर ना हो पाए। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट कह रहा है कि 1854 8054 में एक कमेटी की गठन की जाती है, जिसे बोलते हैं मेकाले कमेटी गठन की जाती है। और ये मेकाले कमेटी अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है, जहाँ पे कहती है कि भारत के अंतर्गत सिविल सेवा की शुरुआत की जाए, और भारत के अंतर्गत सिविल सेवा की शुरुआत की जाए और भारत के लोगों को उसके अंतर्गत भी शामिल किया जाए। उस एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब उस कॉम्पिटिशन्स के अंतर्गत बैठने का भी अधिकार दिया गया इस समिति के अंतर्गत, मेकाले कमेटी के अंतर्गत ही, जहाँ पे सिविल सेवा एग्ज़ाम की शुरुआत भारत के अंतर्गत की गई और भारत के लोगों को भी शामिल करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। यही थी मेकाले कमेटी यही थी। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ये टॉपिक क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की अगर बात करता है तो इसके अंतर्गत जो लोकल रिप्रेजेंटेशंस है,
मतलब जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है उनको भी उसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उनको भी क्या किया गया, उसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया। किसके अंतर्गत? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंतर्गत, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंतर्गत, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत लोकल गवर्नमेंट को भी शामिल किया गया, ठीक है, इनको भी शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि मेंबर इंक्रीज कर दी गई, मीन्स कह रहा है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनकी सदस्य बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई, उनमें सदस्यों की संख्या 6 कर दी गई थी। तो पूछा जा सकता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से अगर बात करते हैं तो इस टॉपिक से हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आते हैं मैकाले कमिटीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कुछ उठते हैं कि सिविल सर्वेंट की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है। और इस सिविल सर्वेंट की शुरुआत किस कमेटी द्वारा लाई गई थी? तो मैकाले कमेटी द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1854 में लाई गई थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे बेस्ट टॉपिक, मतलब यहाँ से सबसे बेस्ट टॉपिक के अंतर्गत ये टॉपिक सी आता है जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बनने का संभावना होता है। ये थी 1853 के चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम के बारे में था, ठीक है। जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की इस्टेब्लिश्ड होती है, ठीक है, दोनों की प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दी जाती है। जहाँ पे मैकाले कमेटी की गठन की जाती है, जहाँ पे मैकाले कमेटी जिसके सिफारिश के अंतर्गत सिविल सर्वेंट की शुरुआत की जाती है। लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं उनको रिप्रेजेंटेंट की गई थी किसके अंतर्गत? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंतर्गत। फिर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 6, उनके सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई, ठीक है। ये थी 1853 के चार्टर एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। अब भारत शासन अधिनियम 1858 क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर इस अधिनियम के जानने के पहले हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में कुछ रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि 1858 भारत शासन अधिनियम आया क्यों इसके बारे में जानेंगे। अब ये अधिनियम आया तो आया क्यों इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि कह रहा है कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस समय 1857 की क्रांति के समय जहाँ पे भारतीय लोग विरोध कर रहे थे, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विरोध कर रहे थे, जहाँ पे अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को विरोध की गई, जिस कारण वहाँ की क्राउन ने जब ये देखा कि वहाँ के लोगों ने 1857 की क्रांति के अंतर्गत बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को विरोध की गई थी, अलग अलग जगहों पे ब्रिटिश लोगों की विरोध की गई थी, जहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश का भी वहाँ पे मृत्यु भी हो गए थे, जिस कारण ये एक्ट आता है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। और इसके बाद जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम को इसके बाद अधिनियम बात कर रहे हैं, मतलब 1858 के अधिनियम से शुरुआत होता है और 1947 तक ये सब अधिनियम क्राउन अधिनियम के मतलब क्राउन शासन भी कहते हैं, इस सभी अधिनियम को क्राउन शासन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जब 1858 से जो शुरुआत होता है और 1947 तक, कब तक? 1947 तक सबको हम लोग क्राउन शासन कहते हैं। मतलब अब इस पर शासन किसकी आएगी? क्राउन की शासन आएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन नहीं आएगी। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई है, ठीक। अब पहला क्या कह रहे हैं कि 1858 के जब भारत शासन अधिनियम आता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत बात करते हैं तो 1784 में एक एक्ट आई थी जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट की बातें हम किए थे और ड्यूल गवर्नमेंट की बातें किए थे और जहाँ पे ये बताया था कि दोहरी शासन भारत में लागू की गई थी, जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी गठन की गई थी। पर 1858 की जब ये अधिनियम आता है तो ये ड्यूल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दी जाती है, मतलब ख़त्म कर दी जाती है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत दोनों को ख़त्म कर दी जाती है और कंपनी के रूल को भी समाप्त कर दी जाती है, जो कंपनीज़ की रूल थी उसे भी समाप्त कर दी जाती है 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही, ठीक। जब ये अधिनियम आता है, जब इनकी बहुत सारे रोल्स जो थे उनको समाप्त कर दी जाती है। जो रोल्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं, रोल्स बोलते हैं ना, रोल्स को जब समाप्त कर दी जाती है तो फिर भारत को संभालने के लिए कोई तो लोग होना चाहिए ना, उसके लिए एक नए इंडियन सेक्रेटरी भारतीय सचिव का गठन की जाती है, ठीक है। वहाँ के क्राउन के द्वारा भारतीय सचिव की गठन की जाती है और इस सचिव की गठन की जाती है और इस सचिव की मदद के लिए इंडियन काउंसिल, ठीक है, भारतीय, ठीक है, इस सचिव की मदद करने के लिए सेक्रेटरी काउंसिल की गठन की जाती है, जिस सेक्रेटरी काउंसिल के अंतर्गत टोटल सदस्यों की संख्या कितनी दी गई? 15 दी गई, ठीक। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं जहाँ पे इंडियन भारतीय गवर्नर जनरल को पद को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या था कि भारतीय गवर्नर जनरल था ना, जहाँ पे इस पद को भी समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद लाया गया। किसे लाया गया? वायसराय का पद लाया गया और जो भारत का प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग बने थे, ठीक है।
भारत का प्रथम वायसराय जो बने थे लॉर्ड कैनिंग बने थे। भारत के गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर वायसराय का पद लाया गया। ठीक, ये भी क्वेश्चंस अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है कि भारत में वायसराय के पद को कब इंट्रोड्यूस की गई थी। तो 1858 के बाद शासन अधिनियम के तहत इसे इंट्रोड्यूस की गई थी और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। ठीक है, तो एग्जाम्स को लेकर ये भी हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस टॉपिक्स है ये भी। ठीक, फिर 1860 के बारे में बात करते हैं तो 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश की गई थी जेम्स विल्सन के द्वारा ही। भारत में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में बजट पेश की गई थी और अगर बात करते तो ये किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार बजट को पेश की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पढ़ते हैं। तो ये अधिनियम कहता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा तेज़ बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा मीडियम धीरे धीरे समझाएं, अच्छे से समझाएं, ये कोशिश होनी चाहिए हमारी ना। हमको लग रहा है कि फील हो रहा है कि ज़्यादा थोड़ा सा हम फास्टली कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, पहला कह रहे हैं कि पहला टॉपिक्स है जहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत, जहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में बात करता है, जहाँ पे कैबिनेट सिस्टम लाने की बात की जाती है। भारत में पहली बार कैबिनेट सिस्टम लाई जाती है, मतलब मंत्रिमंडल व्यवस्था लाई जाती है, मंत्रिमंडल व्यवस्था लाई जाती है, क्योंकि भारत के अंतर्गत क्या लाई जाती है, इस एक्ट के तहत ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ही भारत में कैबिनेट सिस्टम लाई जाती है, मंत्रिमंडल व्यवस्था लाई जाती है। मंत्रिमंडल व्यवस्था क्यों लाई जाती है, अगर बात करते हैं जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं बिहार को लेते हैं, तो बिहार के अंतर्गत क्या है, बिहार का एक राज्य है, तो क्या है यहाँ पे विधान परिषद है, विधान परिषद के अंतर्गत क्या है, मंत्रिमंडल है ना, विधान परिषद के बिहार के कामों करने के लिए मंत्रिमंडल है। वैसे ही इस अधिनियम के तहत ही कैबिनेट सिस्टम मतलब विधान परिषद की गठन की गई, अब विधान परिषद की गठन की गई जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल सिस्टम लाई गई, मंत्रिमंडल व्यवस्थाओं की गठन की गई। ठीक है, जहाँ पे मंत्रिमंडल बनाए जाएंगे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल होंगे, अलग अलग मंत्री को नियुक्त की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक कैबिनेट सिस्टम लाई गई थी। ठीक है, जो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इसी के द्वारा एक कैबिनेट सिस्टम लाई गई थी, मंत्रिमंडल व्यवस्था लाई गई थी, जहाँ पे अलग काम को करने के लिए अलग अलग मंत्री होंगे। जैसे वर्तमान में हैं अगर बात करते हैं तो MSME के लिए अलग मंत्रीज हैं, रेलवे के लिए अलग मंत्री हैं, फाइनेंस के लिए अलग मंत्रीज हैं। वैसे ही लाया गया था कि अलग अलग मंत्रीज होंगे, अलग अलग डेवलपमेंट होंगे, अलग अलग काम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी पावर की। अगर बात करते हैं इमरजेंसी पावर क्या कहता है, तो कह रहा है कि अभी जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको थोड़ा पता होगा कि इमरजेंसी में जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। इमरजेंसी में ये अधिकार देता है किसे, ये अधिकार किसे देता है, प्रेसिडेंट को अधिकार देता है कि अगर हमारा कैबिनेट ना बैठा हो, ठीक है, हमारा कैबिनेट लोकसभा में ना हो, तो अधिकार देता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट अपना इमरजेंसी में अपना लॉज को अपने आदेश को जारी कर सकता है। तो वैसी बात कर रहा है कि यहाँ पे वायसराय को अधिकार दिए गए, किसे अधिकार दिए गए, वायसराय को अधिकार दिया गया है कि इमरजेंसी पावर अगर होता है तो वायसराय अपना आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, आदेश अपना जारी कर सकता है कब, जब मंत्रिमंडल इसकी बैठी ना हो, जब इसकी कैबिनेट क्या हो, बैठी ना हो, तब इमरजेंसी पावर को लेकर वायसराय अपना डिसीजन ले सकता है। वहाँ पे इमरजेंसी मतलब उस समय डिसीजन ले सकता है, अब क्या करना है डिसीजन, वो वायसराय अपने डिसीजन ले सकता है। जैसे कि वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रपति हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं जब वहाँ पे कैबिनेट उनकी बैठी नहीं होती है तब। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं तो इनकी काउंसिल की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पहले इनकी जो काउंसिल थी इनकी संख्या, सदस्यों की संख्या 4 थी, जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है, मतलब वायसराय की अगर बात कर रहे हैं, मतलब वायसराय के अंदर जो सदस्यों की संख्या थी 4 थी। ठीक है, मतलब वायसराय की मदद करने के लिए इनकी सदस्यों की संख्या 4 थी, अब एक सदस्य और बढ़ा दी गई जहाँ पे 5 कर दी गई। ठीक है, किसके, वायसराय काउंसिल के बारे में बात कर रही है, इनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है, अब यहीं पे वायसराय काउंसिल के बारे में कहता है कि मिनिमम 6 होना चाहिए और मैक्सिमम 12 होना चाहिए। ठीक है, और जितना भी हो उसके अंतर्गत जो हाफ होनी चाहिए नॉन ऑफिशियल मेंबर होनी चाहिए, मतलब
गैर व्यक्ति होनी चाहिए, गैर गवर्नमेंट, गैर व्यक्ति होनी चाहिए। जैसे हम लोग गवर्नमेंट, एक जैसे कोई भी व्यक्ति होता है ना जो सरकार के अंतर्गत है, वो सिलेक्शंस के थ्रू आया है, एक होता है सिलेक्शंस के थ्रू नहीं है, ऐसे ही है, तो उनको रखा जाएगा। इसी को बोलते हैं हाफ ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होनी चाहिए, हाफ। ठीक है, मतलब अगर 12 सदस्य है तो 6 क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफिशियल मेंबर्स होने चाहिए, और 6 जो होना चाहिए नॉन ऑफिशियल मेंबर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्रिएट प्रोविनेंस एंड देयर बाउंड्रीज। ठीक है, फिर प्रोविनेंस की क्रिएट की गई थी एंड देयर बाउंड्रीज गठन की गई थी। मतलब ये कह रहा है कि वायसराय को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना बाउंड्रीज और प्रोविनेंस का मतलब होता है कि प्रांत होता है, और बाउंड्रीज होता है, वो प्रांत को क्रिएट, मतलब प्रांत स्टेट क्रिएट कर सकता है, स्टेट का निर्माण कर सकता है, और उनकी बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। कौन? वायसराय को अधिकार दिएगा। एक होता है सेंट्रलाइजेशंस और डिसेंट्रलाइजेशंस। क्या होता है? इस अधिनियम 1861 के अधिनियम की अगर बात करते हैं तो जहाँ पे सेंट्रलाइजेशंस और डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पूरी व्यवस्था किसके हाथ में हो? क्राउन के हाथ में हो। ठीक है, पर क्राउन के हाथों से निकाल कर डिसेंट्रलाइजेशन कर दी गई, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को ये अधिकार दिया गया कि आप इसको यूज़ करें, अपनी कार्य को फॉलो करें। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। जिसे गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया। ठीक है, वहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ पे जो सचिव होते हैं, इंडियन सेक्रेटरी थे, उनको अधिकार दिया गया, अलग अलग लोगों को ये अधिकार दी गई। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, जैसे 1861 के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंतर्गत जहाँ पे कानून बनाने की जो विधि थी, सिस्टम थी, उसके अंदर भारतीयों को भी शामिल किया गया कि भारतीयों के साथ मिलकर अब कोई भी कानून बनेगा, भारतीयों के साथ मिलकर कानून बनाया जाएगा। पहले ब्रिटिश कानून बनाते थे, पर अब कानून जो बनाएंगे इसमें भारतीयों को भी शामिल की जाएगी। ठीक है, भारतीयों को भी शामिल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 20 साल के लिए फिर इंडियन टेरिटरीज एंड रेवेन्यू को 20 साल के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी, उन्हें इंडियन टेरिटरीज और रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए 20 साल के लिए किसे दे दी गई? कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी को दे दी गई। जो ईस्ट इंडियन कंपनी था उसे रेवेन्यू सिस्टम्स को लेकर मैं जो पैसा का जो कार्य था वो सब ईस्ट इंडियन कंपनी संभाल रहा था, और इंडियन टेरिटरी था। ठीक है, कुछ टेरिटरी था उसको भी कौन संभालने का कार्य कर रहा था? कंपनी संभालने का कार्य कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एक्ट ऑफ 1865। ये एक्ट ऑफ 1865 के 1865 क्या है? जहाँ पे इंक्रीज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसे और बढ़ाया गया। ठीक है, मतलब कुछ और चीज़ें इसकी जोड़ी गई। पहले जो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, जो विधायी शक्ति थी, उनमें और ऐड की गई। ठीक है, उसको और शक्ति दी गई, और कार्य करने की शक्ति दी गई, जहाँ पे वो अपना डिसीजंस ले सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, तो कह रहा है बाउंड्रीज ऑफ प्रेसिडेंसी एंड प्रोविनेंस को फिक्स किया गया और चेंज भी किया गया। ठीक है, चेंज करने का भी अधिकार दिया गया। मतलब ये कह रहा है कि जहाँ पे गवर्नर जनरल है, वो बाउंड्रीज ऑफ प्रेसिडेंस और प्रोविनेंस फिक्स भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाउंड्रीज को चेंज भी कर सकता है और फिक्स भी कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एक्ट ऑफ 1869, जहाँ पे अबॉर्ड के बारे में बात करता है। मतलब ये कहता है कि एक्ट ऑफ 1869 कहता है कि हमें ये इसलिए आई थी कि जो भारत के लोग जो अबॉर्ड में रह रहे, दूसरे देशों में रह रहे, उनके लिए कानून बनाने का अधिकार ये एक्ट हमें देता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक एक्ट है जिसके बोलते हैं रॉयल टाइटल एक्ट बोलते हैं 1876। ठीक है, इसे भारत शाही अधिनियम बोलते हैं 1876, जहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा, इस भारत शाही अधिनियम 1876 के तहत क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया का अधिकार दी गई, मतलब इन्हें घोषित किया गया। ठीक है, एक क्या बोलता है ना, रॉयल टाइटल मतलब उपाधि दी गई। ठीक है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई किसे? क्वीन विक्टोरिया को। ठीक है, आज ये टॉपिक है, यहाँ से जय हिंद। ठीक है, कब से गेट बज रहा है? ठीक, बउआ है बजा रहा है, सबसे गेट बजा रहा है। आज तो यहाँ तक टॉपिक है, अब कल से टॉपिक आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे बेहतर टॉपिक हो। ठीक, जय हिंद।